एक था उल्लू ऐनक वाला। एक जंगल में अलफ नगर की बस्ती थी। उस बस्ती में बहुत से जानवर बसते थे। उनमें से एक अलफ नगर का उल्लू भी था। वो आजकल बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे आंखों से कम दिख रहा था। उल्लू भाई, मुझे लगता है तुम अंधे हो रहे हो। एक दिन पोपो पांडा ने उसे आंखें बंद करते और खोलते देखकर कहा। उल्लू और डरा। नहीं तो मुझे तो नींद आ रही है, इसलिए आंखें खोलता और बंद करता हूँ। उल्लू ने झूठ बोला और फिर उस पेड़ से उड़ गया। अब और क्या था, अभी वो अगले पेड़ पर बैठा ही था कि होशियार हुदहुद उसके पास आया। उल्लू भाई, तुम्हारी परेशानी क्या है? उसने पूछा। मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, ना मैं तारे गिन सकता हूँ, ना पत्ते और ना ही अनार के दाने। पीला आम सफेद लगता है और सफेद अंडे आम लगते हैं। उल्लू ने उदासी से मसला बताया। तुम डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के क्लिनिक से एक ऐनक क्यों नहीं ले आते? होशियार हुदहुद ने उसे मशवरा दिया। उल्लू खुश हो गया। उसने सोचा ऐनक का ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया। अगली सुबह उड़ते हुए उसकी नजर पार्क में बेंच पर बैठे डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े पर पड़ी। वो एक अखबार पढ़ रहा था। उल्लू ने अपना मसला डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बताया तो उसने उसे एक ऐनक दी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब हर चीज साफ और बड़ी बड़ी नजर आने लगी है। ऐनक लगाकर वो खुशी से चीखा। लो उल्लू भाई, ये अखबार पढ़कर देखो और रोज पढ़ा करो। बिल्लू बलूंगड़े ने अंग्रेजी अखबार उसकी तरफ बढ़ाया। वापस आते ही सबसे पहले बीबी बतखों ने उसकी आंखों पर लगी ऐनक देखी। ऐनक के शीशों से उल्लू की आंखें और भी बड़ी और गोल नजर आ रही थी। वाह उल्लू भाई, ये ऐनक तो तुम्हारी आंखों पर बड़ी अच्छी लग रही है। ऐनक लगाकर तो तुम अक्लमंद लग रहे हो। बीबी बतखों ने तारीफ की तो वो बेहद खुश हो गया। उस दिन अलफ नगर में सब जानवर उल्लू की ऐनक की ही बातें करते रहे। इतनी बातें कि उल्लू ऐनक वाला उल्लू कहलाने लगा। ऐनक वाला उल्लू अब सारा दिन दरख्त पर बैठकर अंग्रेजी अखबार पढ़ता है और अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है। और हाँ, उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा मोटी और गोल हो गई हैं। बीबी बतखों। अलफ नगर की बीबी बतखों सुबह सवेरे उठती और दाना दुनका चुगकर सुबह की सैर को जाती थी। वो तालाब में मजे से नहाती और बाहर आकर रोज एक अंडा देती थी। बीबी बतखों रोज वो अंडा दरख्त के नीचे झाड़ियों में छुपा देती। इस तरह करते करते उसने 12 अंडे इकट्ठे कर लिए। अब वो इन पर बैठने का सोच रही थी ताकि उनमें से प्यारे प्यारे 12 बच्चे निकल आए। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और बीबी बतखों बत करती नहाकर तालाब से निकली। बीबी बतखों ने गीले परों को फड़फड़ाकर हल्का सा खुश्क किया। फिर वो उस जगह पहुंची जहां उसने अंडा छुपाया था, लेकिन वहां अंडा मौजूद नहीं था। उसके तो होश ही उड़ गए। मेरा बाबा अंडा कहाँ गया?
बीबी बतखों ने परेशानी से सोचा। उल्लू भाई, क्या आपने मेरा अंडा देखा? वो भागती हुई ऐनक वाले उल्लू के पास पहुंची। अंडा? क्या मतलब? बीबी बतखो, हो सकता है तुम वो जगह भूल गई हो जहां तुमने अंडा दिया था। उल्लू ने अखबार से नजर उठाई और कुछ देर सोचकर बोला। बीबी बतखो मुतमईन न हुई। उसे यकीन था कि उसने अंडा वहीं छुपाया था। वो वहां से निकलकर भागी। रास्ते में उसे पोपो पांडा मिला। पोपो, क्या तुमने मेरा अंडा देखा? उसने परेशानी के आलम में पूछा। नहीं बीबी बतखो, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। मुझे तो अंडे अच्छे ही नहीं लगते। पोपो ने बांस चबाते हुए कहा। बीबी बतखो ने सब साथियों से अंडे के बारे में पूछा। किसी को इसके बारे में कुछ इल्म न था। बीबी बतखो दोबारा दरख्त के पास गई जहाँ झाड़ियों में उसने 11 अंडे छुपाए थे। मेरे बाकी 11 अंडे भी गायब है। झाड़ियाँ हटाते ही बीबी बतखो के होश उड़ गए। वहाँ अब एक भी अंडा नहीं था। तभी बीबी बतखो ने दरख्त के ऊपर बबलू बंदर की दुम देखी। अब उसे पता चला कि अंडे किसने गायब किए हैं। बबलू बंदर अभी तालाब से नहाकर निकला ही था कि बीबी बतखो ने चुपके से जाकर उसकी दुम अपनी चोंच में दबा ली। बीबी बतखो, ये तुम क्या कर रही हो? बबलू बंदर तो चीख उठा। बबलू बंदर, क्या तुम बीबी बतखो को इतना बेवकूफ समझते हो? निकालो मेरे अंडे, वरना मैं तुम्हारी दुम चबाकर खा जाऊंगी। बीबी बतखो ने गुस्से से कहा। बबलू बंदर ने बहुत आए बाए शाये किया, मगर बीबी बतखो किसी तरह दुम छोड़ने पर तैयार न हुई। बिल आखिर बबलू बंदर उसे बरगद के दरख्त के पास ले गया, जहाँ बीबी बतखो के 12 के 12 अंडे बिल्कुल हिफाजत से पड़े थे। अब तो मेरी दुम छोड़ दो बीबी बतखो। बबलू ने मिन्नत की। बीबी बतखो ने चोंच को कुछ मजीद दबाया। बबलू बंदर तकलीफ से चीखा और इसने बीबी बतखो के सामने हाथ जोड़े। तुमने आज तो मेरे साथ ये हरकत की। आइंदा कभी न करना, वरना मैं तुम्हारी दुम अंडों के आमलेट में पकाकर खा जाऊंगी। बीबी बतखो ने उसकी दुम छोड़ दी। आजाद होते ही वो अपनी दुम से हिलाता और दबाता वहां से भाग निकला। बीबी बतखो खुशी खुशी बत बत करती अपने अंडों पर जाकर बैठ गई। पोपो पांडा। पोपो पांडा अलिफ नगर में एक प्यारे से घर में रहता था। उसके घर का रंग पीला था और इस पर पान की एक बेल चढ़ी हुई थी। पोपो रोज पान के पत्ते खाता और वो भी 5-5। पोपो को गाना गाना अच्छा लगता था, सोना उससे बहुत अच्छा और खाना सबसे अच्छा। मगर एक दिन ऐनक वाले उल्लू को देखकर पोपो को एक नया शौक पैदा हुआ, पढ़ने लिखने का शौक। पहले दिन जब पोपो स्कूल गया तो परेशान हो गया। इतनी पढ़ाई! उसे पहाड़े पढ़ पढ़कर नींद आने लगी और फिर भूख भी लगने लगी। वो पहले दिन तो स्कूल से भाग आया। घर आकर उसने सोचा कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर वो करेगा क्या? उसको ऐनक वाला उल्लू याद आया। पोपो ने अगले दिन स्कूल जाने का फैसला किया। मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही थी। वो 4 पहाड़े तो याद कर लेता, मगर 5वें पहाड़े पर वो पहले 4 भी भूल जाता। लल्लू लूमड़ उसे पहाड़े रटा रटा कर थक गया। पोपो, जब तक तुम चुस्त नहीं होगे, अपना पेट कम नहीं करोगे, पढ़ लिख नहीं सकोगे।
एक दिन बीबी बतखों ने उसे प्यार से समझाया। बात पोपो को समझ आ गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमर और पेट को फीते से नापा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा है। उसे परेशानी हुई। कल से मैं कम खाऊंगा और सुबह सवेरे दौड़ लगाऊंगा। पोपो ने पक्का इरादा कर लिया। अगले दिन पोपो सुबह सवेरे किसी न किसी तरह जागा। घर से निकलकर उसने दौड़ लगानी शुरू की। फूले सांस और हिलते पेट के साथ वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा और तब अचानक सामने पीपल का पेड़ आ गया। वहां पहुंचते ही पोपो को भूख लग गई। 1, 2, 3, 4, 5 वो दरख्त पर चढ़कर पत्ते खाता गया। पहले भूख खत्म हुई, फिर उसे नींद आ गई और वो पीपल के दरख्त से लिपट कर सो गया। पापा, पापा! उसकी आंख बीबी बतखों की आवाज से खुली। तुम यहाँ सो रहे हो? क्या स्कूल नहीं जाओगे? क्या टाइम हुआ है? बस मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। उसने जमाई ली और बीबी बतखों से पूछा। 4:45 बजे कोई स्कूल नहीं खुलता पोपो। स्कूल बंद हो चुका है। बीबी बतखों ने अपना पर उठाकर घड़ी की तरफ इशारा किया। 4:45 बजे? 4:45 बजे? पोपो हक्का बक्का रह गया। पोपो, जब तुम हर काम घड़ी देखे बगैर करोगे तो ऐसा ही होगा ना? ना तुम वर्जिश के लिए जागोगे, ना स्कूल के लिए, ना पतले होगे और ना कभी पढ़ लिख सकोगे। बीबी बतखों ने उसे समझाया। पोपो ने एक बार फिर फैसला किया कि वो कल से वक्त की पाबंदी करेगा। पर अब कल सुबह उसे 5 बजे कौन जगाएगा? पोपो की नई परेशानी ये थी। पाँच पान के पत्ते खाता, 5 गाने गाता, 11:15 सो के उठता, 11:12 फिर सो जाता। पढ़ना लिखना ख्वाब था उसका, पतला होना शौक, पर 5 पहाड़े पढ़ते ही वो खो देता है होश। तानी तीतर। अलिफ नगर में खूबसूरत परों वाला तानी तीतर रहता था। उसका घर तालाब के पास एक झाड़ी में था। सुबह सवेरे तानी तीतर झाड़ी से निकलकर अपनी मीठी आवाज में गीत गाता, लेकिन तोतली आवाज की वजह से अलिफ नगर के जानवर उसका गीत सुनते ही हंसते और उसका मजाक उड़ाते। एक सुबह तानी तीतर अपने घोंसले से निकला तो उसने दरख्त के तने पर इश्तिहार लगा देखा। अलिफ नगर में गीतों का मुकाबला होने वाला था और जीतने वाले को मोतियों का कीमती ताज मिलना था। तानी तीतर इश्तिहार पढ़कर खुशी से झूम उठा। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। जंगल में जिसने भी ये बात सुनी, तानी तीतर का खूब मजाक उड़ाया। वो बहुत उदास हुआ। मैं कैसे जीत सकता हूँ? सब कहते हैं मैं तोतला हूँ। वो अपनी हिम्मत हार बैठा। उस शाम को जोजो जुगनू तानी तीतर के घर गया तो उसे बहुत उदास पाया। भाई तीतर, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? जोजो ने पूछा। तानी तीतर ने उसे अपना सारा मसला बताया। देखो, तुम खूब तैयारी करो और इस मुकाबले में जरूर हिस्सा लो। जोजो ने तानी तीतर की हिम्मत बंधाई। लेकिन सब मुझ पर हंसेंगे।
तानी तीतर झुकते हुए बोला, तो हंसने दो, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो सारी उम्र तुतलाते रहोगे। तुम्हें ये मुकाबला जीत कर दिखाना है। जोजो ने उसे खूब हौसला दिया। ये बात तानी तीतर की समझ में आ गई। बस फिर क्या था, वो सुबह सवेरे उठता, कभी तालाब के किनारे तान भरता तो कभी घर में आईने के सामने। तानी तीतर ने मुकाबले के लिए जान तोड़ मेहनत की, यहाँ तक कि उसकी तुतलाहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और मुकाबले का दिन आ गया। जब गीत गाने के लिए तानी तीतर का नाम पुकारा गया तो अलिफ नगर के सारे जानवर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने के लिए तैयार हो गए। सब समझते रहे कि तानी तीतर गाना गाते हुए तुतलाएगा, मगर ये क्या हुआ? तीतर आंखें बंद किए अपनी धुन में मस्त था और तुतलाए बगैर गाना गाता जा रहा था। मीठे गीत सुनाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ, बातें थोड़ी करता हूँ पर गीत गाता जाता हूँ। तानी तीतर ने खूब दिल लगाकर हिलते जुलते और नाचते हुए इतना अच्छा गाया कि अलिफ नगर के सारे जानवर बेइख्तियार तालियां बजाने लगे। गाना खत्म होने पर तानी तीतर की हैरत भी इंतहा पर थी कि वो एक बार भी नहीं तुतलाया। गीत खत्म होते ही वो सबसे पहले जोजो जुगनू के पास गया और उसका शुक्र अदा किया। जोजो भाई, तुम मेरी हिम्मत ना बलाते तो मैं तभी इतना बेहतरीन ना गा पाता। तानी तीतर की तुतलाहट दोबारा वापस आ गई थी, लेकिन अब कोई भी उस पर हंस नहीं रहा था। उस साल गीतों का मुकाबला तानी तीतर ने जीता था, और हाँ, इसके साथ मोतियों का वो कीमती ताज भी जो उसके सर पर ऐनक वाले उल्लू ने रखा था। तोतला तीतर 300 तारे गिनता है। तोतला तीतर तेज हवा संग उड़ता है। तोतला तीतर तितली के पंख चुनता है। तोतला तीतर तान लगाता है। तोतला तीतर, ओ तोतला तीतर, तू सबसे अच्छा गाता है। टिड्डी और टिड्डा। अलिफ नगर में 2 बहन भाई छोटी सी टिड्डी और मोटा सा टिड्डा रहते थे। दरख्त की एक टूटी हुई टहनी पर उनका घर था। टिड्डी टिरटिर और टिड्डा टरटर करता था और अक्सर दोनों टहनी से लटके आपस में लड़ते ही रहते थे। एक दिन उनकी लड़ाइयों से तंग आकर सब जानवरों ने ऐनक वाले उल्लू से कहा कि वो उन्हें कुछ समझाए। ऐनक वाला उल्लू उन्हें समझाने के लिए दरख्त की टहनी पर जा बैठा। देखो टिड्डी और टिड्डे, तुम्हारी टर्टर और ट्रेटर सुनकर सब जानवरों के कान पक गए हैं। आखिर तुम दोनों प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहते? उल्लू की बात सुनते ही टिड्डी ने टेढ़ी आंख से टिड्डे को देखा और बोली, उल्लू भाई, सब कसूर इस टिड्डे का है। ये बहुत सुस्त और कामचोर है। देखो जरा, हर वक्त खा खा कर इसका पेट कितना मोटा हो गया है और ये छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। ये कहते हुए उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। उल्लू भाई, ये झूठ बोल रही है, मैंने इस पर कभी हाथ नहीं उठाया। टिड्डा ठटका और अपनी टोपी ठीक करते हुए गुस्से से बोला, देखो, हर वक्त लड़ते रहना अच्छी बात नहीं। तुम दोनों आपस में सुलह सफाई से क्यों नहीं रहते? उल्लू के देर तक समझाने के बावजूद वो दोनों टस से मस न हुए और एक बार फिर लड़ने लगे। दोनों ने बड़ी देर तक टर 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 की और फिर एक दूसरे पर झपट पड़े। टिड्डी ने अपनी टांग टिड्डे के पेट में दे मारी
और टिड्डे ने पलटकर टिड्डी के जोरदार चांटा मारा। लड़ते लड़ते टिड्डे की टक्कर से टिड्डी की टांग टूट गई और टिड्डी ने टक्कर मारकर टिड्डे की नाक फोड़ दी। लड़ते लड़ते दोनों दुहाइयां देते जा रहे थे, हाय कोई बचाए, कोई तो हमें उठाए। ऐनक वाले उल्लू ने डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बुलाया ताकि दोनों को फर्स्ट एड दी जाए। वो दोनों बुरी तरह जख्मी थे। आखिर जानवरों के बहुत समझाने पर टिड्डी और टिड्डे के दरमियान एक बार फिर सुलह हो गई। इस बार दोनों ने पक्का इरादा किया कि आइंदा ना तो वो लड़ेंगे और ना ही एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे, बस टिर टिर टर टर करेंगे, और वो भी कभी कभी। अब देखते हैं वो कब तक अपनी बात पर कायम रहते हैं। समर की गुड़िया सानी। नन्ही समर अक्सर अलिफ नगर की सैर को जाती क्योंकि वहाँ फूलों और सब्जे की कसरत थी। वो अपने साथ अपनी गुड़िया सानी को भी जरूर ले जाती। एक दिन झील किनारे मछली का शिकार करते हुए सानी का दिल सब्जे की सैर को चाहा और वो समर को छोड़कर निकल पड़ी। सैर के बाद जब सानी लौटी तो समर को वहाँ ना पाया। सानी ने जोर जोर से समर को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो बहुत परेशान हुई। सुबह की सैर करते हुए बीबी बतखों ने सब्जे में खड़ी एक अजीब चीज देखी तो उसने आवाजें देकर सबको इकट्ठा कर लिया। सब सानी को देखकर हैरान रह गए, जबकि सानी उन सबको देखकर डर गई। ऐनक वाले उल्लू ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए सानी को गौर से देखा और कहा, तुम कोई जानवर तो नहीं लगती, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मेरा नाम सानी है और मैं एक गुड़िया हूँ। मैं समर की गुड़िया सानी हूँ, सानी ने धीरे से कहा। तानी तीतर ने उससे पूछा, पर तुम आई कहाँ ते हो? सानी ने अपनी लंबी पलकें झपकाई और बोली, समरकंद से। टिड्डी ने उससे पूछा, पर तुम्हें यहाँ लाया कौन है? सानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं समर की गुड़िया सानी हूँ और समर के साथ अक्सर यहाँ सैर करने आती हूँ। आज भी मैं सैर करने आई थी, लेकिन समर चली गई। बीबी बतखों के दिल पर सानी की परेशानी का असर हुआ। उसने सानी को तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा अच्छा सानी, अब तुम रोना बंद करो। जब तक तुम्हें कोई लेने नहीं आता तुम अलिफ नगर में ही रह सकती हो। सानी ने आंखें झपकाई और बोली, पर यहाँ तो बहुत सर्दी है, मैं कैसे रह सकती हूँ? ऐनक वाले उल्लू ने कहा, हम तुम्हें एक छोटा सा घर बना देंगे, तुम उसमें रहना। सानी ने कहा, लेकिन घर में तो अंधेरा होगा। जो जुगनू झट से बोला, मैं हूं ना, मैं हर रोज रात को वहां रोशनी करूंगा। सानी ने कहा, ठीक है, मगर मैं खाऊंगी क्या? अलिफ नगर के सब जानवर कभी एक फल लाते तो कभी दूसरा और कभी तीसरा। बारी बारी सब जानवर मुख्तलिफ फल लाए, मगर सानी को कुछ भी पसंद न आया। उसको तो सिर्फ समर चाहिए था, और वो भी जापानी। अब ये नई मुश्किल थी। अलिफ नगर के सारे जानवर सर जोड़ कर बैठ गए कि सानी के लिए समर कहाँ से लाया जाए, और वो भी जापानी। आखिरकार चीनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूर की खबर लाई। उसने एक जगह जापानी समर देखा। वो अपनी चोंच में जापानी फल तोड़ कर ले आई। सानी जापानी समर देखते ही खुशी से निहाल हो गई और झटपट फल चट कर गई। ये देखकर सब जानवरों की जान में जान आई। समर की गुड़िया सानी अभी तक अलिफ नगर की झील किनारे एक साफ सुथरे प्यारे से घर में समर का इंतजार कर रही है, मगर हाँ, समर वो अब भी जापानी ही खाती है।
जोजो जुगनू। अलिफ नगर के जंगल में जामुन के पेड़ पर जोजो जुगनू रहता था। जोजो जुगनू जहाँ जहाँ भी जाता टिमटिमाता, जगमगाता और अपनी रोशनी पर जी भर के खुश होता। अलिफ नगर में जिस जानवर को जब रोशनी की जरूरत पड़ती तो सबको जोजो की ही याद आती और जोजो जल्दी से मदद के लिए पहुंच जाता। एक रात जोजो जंगल में जगमग जगमग उड़ता फिर रहा था कि अचानक उसने एक जगह ढेर सारी रोशनी देखी। जोजो थोड़ा डर गया। इतनी रोशनी! पहली बार जोजो ने जाना कि उससे ज्यादा रोशनी भी किसी के पास मौजूद है। जैसे ही जोजो उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल में झील किनारे चंद लोग एक खैमा लगाए बैठे हैं और एक तार पर रोशनी लटक रही है। कुछ देर तो जोजो छुपा बैठा रहा, लेकिन फिर उससे रहा न गया। वो डरता झिझकता जैसे तैसे उड़कर उस रोशनी की जानिब बढ़ा। हेलो, मेरा नाम जोजो जुगनू है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने रोशनी से पूछा। रोशनी ने अपनी आंखें जरा सी झपकाई और जोजो से कहा, मैं एक बल्ब हूँ, बिजली का बल्ब। जोजो हैरान हुआ। उसने पूछा, तो क्या तुम जुगनू नहीं हो? बल्ब ने बेपरवाही से पूछा, वो क्या होता है? जैसे मैं हूँ। जोजो ने टिमटिमा कर अपनी रोशनी दिखाई। बस इतनी सी रोशनी, यानी तुम तो बहुत ही छोटे बल्ब हो। बल्ब ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जोजो को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, मैं तो एक जीता जागता कीड़ा हूँ, कोई बल्ब नहीं हूँ। मैं कीड़ों को नापसंद करता हूँ। दूर रहो मुझसे, वरना मैं जला दूंगा। बल्ब ने गुस्से से कहा। इतना गरूर करने की जरूरत नहीं है। जोजो का दिल बहुत बुरा हुआ। वो झट से बोला। बल्ब ने इतरा कर कहा, गरूर क्यों ना करूं? तुम जरा अपनी और मेरी रोशनी तो देखो। जोजो शर्मिंदा हुआ और फिर तजस्सुस से पूछने लगा, तुम इतनी रोशनी लाते कहाँ से हो? मैं क्यों बताऊं? बल्ब ने नखरे से इठलाते हुए कहा। जोजो की मिन्नत समाजत पर बल्ब बताने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, मैं बिजली से चलता हूँ। ये बिजली क्या होती है? जोजो ने कुछ और तजस्सुस से पूछा। है साइंस की कोई इजाद, ठीक से मुझे भी नहीं मालूम, मगर देखो मैं अपनी रोशनी कितनी बढ़ा सकता हूँ। बल्ब ने जवाब दिया। वो गरूर में आके पूरी कुव्वत से जलने लगा और फिर एकदम एक झमाके से फटकर बुझ गया। जोजो तो डर कर वहां से भाग निकला, लेकिन उसने ये सबक सीखा कि गरूर बहुत बुरी चीज है। जोजो ने सोचा कि मैं भी तो हूँ, जैसा भी हूँ अल्लाह का बनाया हुआ हूँ और मैं जिंदगी में कभी गरूर नहीं करूँगा। इस सोच के साथ ही जोजो टिमटिमाया और जंगल में गायब हो गया। जीन से जुगनू जगमग जगमग जगह जगह मंडलाता है। जीन से जूता नया नया जो जगह जगह ले जाता है। जीन से झंडा हरा हरा जो जगह जगह लहराता है। जीन से झरना भरा भरा जो झर 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 बह जाता है। जीन से जोकर जॉनी जॉन जो लोगों को हंसाता है। जीन से जाली मच्छर वाली जिसमें मच्छर फंस जाता है। चिड़िया। अलिफ नगर में एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। वो हर वक्त चू चू करती रहती। सब उसको चीनी चिड़िया कहते थे, क्योंकि चीनी चिड़िया चीन से चीनी लाकर अलिफ नगर में बेचती थी। वो आधी चीनी बेचती और बाकी खुद चट कर जाती। इतनी चीनी चखते चखते
चीनी चिड़िया फूल कर कुप्पा हो गई थी। ऐनक वाला उल्लू अक्सर उसको समझाता, चीनी चिड़िया, इतनी चीनी मत खाया करो, शुगर हो जाएगी तुम्हें। लेकिन चीनी चिड़िया पर कुछ असर न होता। चीनी का चस्का ही कुछ ऐसा था। एक सुबह बीबी बतखो उसके पास चीनी लेने आई। चीनी चिड़िया चू चू करती सुख चैन के दरख्त की शाख से उतरी और तने में मौजूद अपनी चीनी की दुकान का ताला चाबी से खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही चीनी चिड़िया की तो चीख ही निकल गई। उसकी चीनी को चोर चूंटियां चिमटी हुई थीं। चीनी चिड़िया चिल्लाई, चोर चूंटियों, मैं अभी तुम्हें इस चोरी का मजा चखाती हूँ। चीनी चिड़िया चूंटियों पर झपटी और एक चूंटी चट कर गई। फिर एक और चूंटी, इसके बाद एक और। इस तरह एक एक करते उसने 40 चूंटियां चट कर ली। चूंटियों में अचानक खलबली मच गई। सब चीनी छोड़कर बचते बचाते वहां से भाग निकली। यहाँ तक कि चीनी के ढेर पर एक भी चूंटी बाकी न बची। लेकिन चीनी चिड़िया को उस दिन चूंटियां चबाते खूब मजा आया। पहली बार उसने चीनी के अलावा कुछ और चखा था। उसे ऐनक वाले उल्लू की बात याद आई। चीनी चिड़िया, तुम चीनी के अलावा कुछ और भी खाया करो, जैसे दाना दुनका, कीड़े मकोड़े। चीनी चिड़िया को उस दिन कुछ और चीज यानी चूंटियां खाने में इतना मजा आया कि फिर वो चीनी खाना भूल गई। अब उसे चीनी के कारोबार में मुनाफा होने लगा था, क्योंकि चीनी चिड़िया अब चीनी खुद खाना छोड़ चुकी थी। हासिलपुर का हलवाई। अलिफ नगर की बस्ती के पीछे हासिलपुर गांव में हामिद नामी एक हलवाई रहता था। उसके बनाए हुए हलवे और मिठाइयाँ इतने मशहूर थे कि शहर का हाकिम भी अक्सर अलीउल सुबह उसी से हलवा मंगवाता और फिर हामिद को उस दिन सुबह सुबह ढेर सारा हलवा बनाना पड़ता। यही हाल हासिलपुर के बच्चों का, खास तौर पर हातिम का था, जो हमेशा सिर्फ हामिद के हाथ का बना हुआ हलवा खाता। हलवे की इतनी तारीफें सुनकर हामिद को फख्र तो होता, लेकिन गरूर नहीं, क्योंकि वो बड़ा रहमदिल और हलीमुल तबे इंसान था। एक रोज अलिफ नगर से गुजरते हुए भूख लगने पर उसने एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया। फिर बचा हुआ हलीम और हलवा 2 प्यालों में जानवरों के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया। ताक में बैठे हुए खैरू खरगोश ने सबसे पहले हलवा चखा और बोला, अरे वाह, ये तो बहुत मजे का है। हाँ, कुछ मिर्चों वाला है। ऐनक वाले उल्लू ने हलीम को भी हलवा समझते हुए चखा और कहा, मीठा है उल्लू भाई। खैरू ने कहा, अरे नहीं, नमकीन है और मिर्चों वाला है। ऐनक वाले उल्लू ने थोड़ा सा और हलीम चखा और कहा, मीठा है उल्लू भाई, शर्त लगा लो। खैरू खरगोश ने थोड़ा और हलवा खाया और अपनी बात पर इसरार किया, नहीं, नमकीन है। उल्लू ने भी जिद पकड़ी। फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे होते गए और आपस में बहस करने लगे। जो जानवर खैरू खरगोश के प्याले से हलवा चख रहे थे वो उसे मीठा कह रहे थे, और जो ऐनक वाले उल्लू के प्याले से हलीम चख रहे थे वो उसे नमकीन कह रहे थे।
पूरा जंगल बस मीठा है और नमकीन है की आवाजों से गूंज रहा था। बहस से तंग आकर लल्लू लूमड़ ने हासिलपुर के हलवाई को वहां आकर हलवे का मीठा या नमकीन होने का फैसला करने की दावत दी। हासिलपुर के हलवाई ने फौरन हामी भरी और वहां पहुंच गया। जब उसके सामने वो दोनों प्याले लाए गए जिसमें हलीम और हलवा था, तो हलवाई कह कहे लगाकर हंसने लगा। वो समझ गया कि बहस कैसे शुरू हुई। अरे अहमको, आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये हलवा है जो मैं बनाता हूँ और ये हलीम है जो मेरी बीवी हलीमा पकाती है। हलवाई ने दोनों प्याले एक एक करके उठाते हुए कहा। सारे जानवर हैरत से उसे देख रहे थे। हलवा होता है मीठा और हलीम होता है नमकीन और मसालेदार। हासिलपुर के हलवाई का ये कहना था और खैरू खरगोश और ऐनक वाला उल्लू दोनों मुंह छुपाकर हंसने लगे और उनके साथ ही दूसरे जानवर भी। उस दिन हलवाई ने ना सिर्फ उन्हें हलवा खिलाया बल्कि समर की गुड़िया सानी को हलवा पकाना भी सिखा दिया। अलिफ नगर के जानवर अब बेमकसद किसी बात पर बहस नहीं करते बल्कि पूरी तहकीक के बाद ही कोई बात करते हैं। इस तरह ना सिर्फ उनका वक्त जाया नहीं होता बल्कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। हासिलपुर में हलवाई है, हलवा खूब बनाता है। हलवाई का हलवा हातिम खूब मजे से खाता है। पापा करके रोता है जब हलवा खत्म हो जाता है। हलीम को अक्सर हलवा समझ के धोखे में खा जाता है। खैरू खरगोश। अलिफ नगर की बस्ती में खैरू खरगोश सबसे बाखबर जानवर था, क्योंकि उसे कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने की खराब आदत थी। कभी वो पोपो के घर की खिड़की के साथ कान लगाए खड़ा होता और कभी बीबी बतखों के घर की खिड़की के साथ। अगर कोई बात उड़ती उड़ती उसके कानों में जा पड़ती तो वो उस छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर दूसरों के सामने पेश कर देती। खैरू में एक और खराब आदत भी थी और वो थी झूठी खबरें घड़ना। उस दिन भी खैरू खरगोश अखरोट खाते हुए अपने घर के बाहर चक्कर काट रहा था कि हासिलपुर का हलवाई वहां से गुजरा। उसने खैरू की खैरियत दरियाफ्त की। खैर ही तो रही है, मेरे पास एक खौफनाक और खतरनाक खबर है। खैरू ने उससे कहा। हासिलपुर के हलवाई को जल्दी थी, इसलिए उसने खैरू की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, मगर पास खड़े दूदू दुम्बा ने खैरू की बात सुन ली। दूदू ने उस खबर के बारे में हैरानी से पूछा और उसके पास से गुजरने वाले कुछ और जानवर भी उनकी बातें सुनकर इकट्ठे हो गए। खबर यह है कि बुखारा में एक नया बुखार आया है। जो भी खशखाश खाएगा उसे खारिश और बुखार हो जाएगा। इसकी बात सुनकर सारे जानवर खौफजदा हो गए। मगर ये खशखाश क्या होती है? दूदू ने खौफ के आलम में पूछा। हाँ, वो खरबूजे के खेतों में होती है, खरबूजे जैसी ही होती है। खैरू ने गड़बड़ाकर एक नई बात खड़ी। अब क्या होगा खैरू भाई? दूदू के तो दांत ही बजने लगे।
मुझे क्या पता क्या होगा, मेरा काम खबर देना था, मैंने दे दी। इतना कहकर खैरू वहां से चलता बना। दूधू दुम्बा परेशानी में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास गया और उसे भी ये खबर सुनाई तो वो बोला, खरबूजे के खेतों से तो हम सब गुजरते और खाते हैं, तो क्या हम सबको खारिश और बुखार हो जाएगा? दूधू की तो जान पर बनी हुई थी। उसे लगा कि उसे खारिश शुरू हो गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं दूधू। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दूधू को तसल्ली दी क्योंकि उसे खैरू खरगोश के झूठ का अंदाजा था। ना तो खशखाश खरबूजे के खेत में होती है और ना ही इसे खाने से खारिश होती है। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दूधू को समझाया, मगर तभी उसके पास बबलू बंदर, बीबी बतखो और पोपो पांडा भी आ गए। तीनों अपना जिस्म मुसलसल खुजा रहे थे। फिर क्या था, 1 घंटे में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के क्लिनिक पर जानवरों की लाइन लग गई। सबको यही लग रहा था कि खशखाश खाने की वजह से उन्हें बुखार और खारिश हो रही है। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बहुत गुस्सा आया। वो उन सब जानवरों को लेकर खैरू खरगोश के पास पहुंच गया। वो बड़े मजे से खरबूजा खाते हुए अखबार पढ़ रहा था। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को देखते ही उसने खरबूजा छुपाने की नाकाम कोशिश की। मेरा एक सवाल है खैरू भाई, डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने आते ही कहा। खारिश और बुखार तो बुखारा में खशखाश खाने वालों को होगा, तो फिर अलिफ नगर में सब क्यों खुजा रहे हैं? बुखारा अलिफ नगर के साथ ही तो है। खैरू ने बड़ा पक्का सा मुंह बनाकर कहा, झूठ, बुखारा तो समरकंद में है, मैं देख चुकी हूँ। समर की गुड़िया सानी ने झट से कहा। खैरू गड़बड़ाया और बोला, अच्छा, मैं समझ रहा था साथ वाली बस्ती में है। उसकी बात सुनते ही एकदम सब जानवरों ने खुजाना बंद कर दिया। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने खैरू को डांटते हुए कहा, खैरू भाई, तुम्हारी एक छोटी खबर से जानवरों को कितनी परेशानी हुई, तुम्हें कुछ अंदाजा है? खैरू खिसिया कर रह गया। उसे सारे जानवर बुरा भला कह रहे थे। आइंदा तुम सिर्फ अखरोट खाओगे और खड़खड़ करोगे, झूठी खबरें बिल्कुल नहीं दोगे। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने उसे डांटते हुए कहा। सब जानवरों ने उसकी तारीफ की। खैरू अब खबरें तो नहीं देता, मगर सारा दिन खरखर करता रहता है, क्योंकि उसे उस दिन मन घड़त बातों को सच बनाकर आगे पेश करने की अच्छी सजा मिली। अब अलिफ नगर के जानवरों ने भी ये सबक सीख लिया था कि सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही झूठी खबरें आगे फैलाना चाहिए। खर करता ढूंढता रहता तोता ने अखरोट। ओ खैरू का खरगोश, गोशी गोशी गोश। खैरू खैर से घर को आए, खरगोश को लेकर बाहर जाए। खबरें सारी खूब सुनाए, खरगोश था इसका दोस्त। खैरू का खरगोश, गोशी गोशी गोश। ओ खैरू का खरगोश, गोशी गोशी गोश। दूधू दुम्बा। दूधू एक सफेद रंग का छोटा सा दुम्बा था। वो अलिफ नगर की बस्ती में दूसरे जानवरों के साथ रहता था। उसका घर दरिया के पार धान के खेतों के पास था। दूधू अलिफ नगर में हर दिल अजीज था। ना वो किसी को धोखा देता, ना दू बदू लड़ता, बस हंसता मुस्कुराता और हर दम मस्त सा नाचता रहता। वो दाना दुनका, दाल और दलिया सब मजे से खाता। दूध तो उसकी पसंदीदा शय थी। दूधू में बस एक बुरी आदत ये थी कि वो दांत साफ नहीं करता था। लल्लू लूमड़ और डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़ा दोनों अक्सर उसको समझाते तो वो कहता, देखो मेरे दांत कितने दूधिया है और मुझे कोई जरूरत नहीं इन्हें साफ करने की। अभी सफेद और चमकदार है, मगर साफ नहीं रखोगे तो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। लल्लू लूमड़ा उसे खौफजदा करने की कोशिश करता, मगर दूधू उसकी बातें नजरअंदाज कर देता।
एक दिन दूदू सुबह जागा तो उसके एक दांत में दर्द हो रहा था। उसे ख्याल आया कि दांत में कहीं कोई दाना ना फंस गया हो। वो फौरन डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास दांत दिखाने गया। देखा, लग गया ना कीड़ा, और रखो गंदा दांतों को। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़ा उसके दांत देखते ही चिल्लाया। कीड़े का नाम सुनते ही दूदू ने एक जोरदार चीख मारी। क्या मेरे दांत के अंदर अब ये कीड़ा रहेगा? खौफ से दूदू के दांत बचने लगे। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने संजीदगी से कहा, जाहिर है कीड़ा तो अब दांत में ही रहेगा। दूदू को सांस देना भी दो भर लग रहा था। तो क्या मैं मर जाऊंगा? गंदे और कीड़े वाले दांत पहले बीमार करते हैं, फिर कमजोर। तुम कमजोर हो जाओगे तो नाच भी नहीं सकोगे। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने उसे समझाया। अगर मैं नाच नहीं सकूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? दूदू की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। तुम अपने दांत हमेशा साफ रखने का वादा करो तो शायद इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उसकी हालत देखकर डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को तरस आ गया। ये सुनकर दूदू की जान में जान आई। उसने झट से वादा किया कि अब वो रोजाना एक बार नहीं बल्कि 2 बार दांत साफ करेगा। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दूदू के दांत में दवाई लगाई और उसे घर भेज दिया। दूदू घर तो आ गया, मगर ये सोचकर बड़ा उदास था कि एक तो दांत का दर्द, उस पर दांत में लगा कीड़ा। वो सारी रात दुआ करता रहा कि दर्द और कीड़ा दोनों खत्म हो जाए। अगले दिन दूदू जागा तो उसका दर्द गायब था। वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास गया। मुबारक हो दूदू, तुम्हारा कीड़ा भी दर्द के साथ खत्म हो गया। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दांत देखकर उसे खुशखबरी सुनाई। दूदू ने आओ देखा न ताओ वही नाचना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के क्लिनिक से निकला तो समझ चुका था कि उसे रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले दांत जरूर साफ करने हैं। अब दूदू दांत साफ करने के लिए हमेशा एक ब्रश अपने पास रखता है। इसीलिए तो वो साफ, सफेद और चमकदार दांतों वाला दूदू कहलाता है। दो दांत का दो दुम्बा दुम हिलाता जाए, 2 बार इसको दाएं झटके 2 बार इसको बाएं, 2 टांगों से आगे कूदे 2 टांगों से पीछे, 2 आंखें हैं मोटी मोटी, कान है इसके लंबे, दूध के जैसा रंग है इसका, टांगे जैसे खंबे, दिल करे तो दो नाचे, दिल करे तो गाए, देखने वाले इसको देखें देखते ही रह जाएं। अलिफ नगर की बस्ती में एक दलदल थी और उसके इतराफ में ढेर सारे मेंढक रहते थे। उनमें एक छोटा मेंढक भी था जिसे सब डड्डू पुकारते थे और वो इस बात पर कुड़ता रहता था, मेरा नाम डड्डू नहीं है, मेंढक हूँ मैं। वो सबको डांटता मगर सब ढीठ बनकर उसे डड्डू ही कहते। वो कभी उसकी काली रंगत का मजाक उड़ाते, कभी शक्ल का, कभी जिसामत का। ये सारी बातें छोटे मेंढक को उदास कर देती थी। एक दिन वो दलदल के पास बैठा था कि उसे वहां एक लंबी और गोल सी अजीब सी शय नजर आई। छोटा मेंढक उसे खाने की चीज समझकर लपका, मगर जब करीब गया तो डर गया। उसने डराना शुरू किया तो सारे मेंढक इकट्ठे हो गए। एक मेंढक ने कहा, मुझे तो ये कोई टोल लग रहा है।
दूसरे ने कहा, अगर ये डोल है तो दोनों तरफ से बंद क्यों है? डोल तो एक तरफ से खुला होता है। एक और मेंढक ने कहा, मानो ना मानो, ये किसी जानवर का अंडा है। छोटे मेंढक ने कहा, अगर ये अंडा है तो सफेद क्यों नहीं है? सारे मेंढक अब परेशान होने लगे। तभी दूधू दुम्बा उधर से गुजरा और वो बेइख्तियार चिल्लाया, अरे ये ढोल तुम लोगों के पास कैसे आ गया? ढोल? वो क्या होता है? सारे मेंढक एकदम बोले, ढोल बजता है तभी मैं नाचता हूँ, जरा बजाओ इसे। दूधू दुम्बे ने कदमों को झटका और जरा सा नाचते हुए कहा, अब ये एक नया मसला खड़ा हो गया। वो ढोल था तो ढोल को बजाएगा कौन और वो बजेगा कैसे? ये तो दूधू दुम्बे को भी नहीं मालूम था। कभी एक मेंढक ढोल पर टक्कर मारता तो कभी दूसरा, लेकिन ढोल तो बजने को तैयार ही नहीं था। छोटे मेंढक को अचानक दलदल के पास गिरी एक दरख्त की मोटी शाख का ख्याल आया। वो शाख लेकर भागता हुआ वापस आया और उसे ढोल के एक तरफ मारा। ढम ढम की एक डरावनी सी आवाज ढोल से निकली। दूधू ने मेंढक से कहा, हाँ बजता तो ये ऐसे ही है, मगर शाख मजबूत होनी चाहिए। छोटे मेंढक को मजा आया। उसने बारी बारी आसपास बड़ी मुख्तलिफ मोटी शाखों के जरिए ढोल पर ज़रब लगाई। तभी एक मोटी शाख ढोल पर लगने से बड़ी अच्छी सी आवाज निकली। ढोल वाला मेंढक धम धमाधम ढोल बजाने लगा और दूधू दुम्बा दमादम डांस करने लगा। उस दिन ढोल की वजह से छोटे मेंढक को पहली बार दूधू जैसा दोस्त मिला। अलिफ नगर के बाकी जानवर भी ढोल की ढम धमाडम सुनकर वहाँ इकट्ठे हो गए। वो सब बेहद मरऊब होकर उस बजते हुए ढोल को देख रहे थे, जो छोटे मेंढक के सिवा वहाँ कोई नहीं बजा सकता था। ये वही मेंढक था जिसे वो सब बेकार समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। अलिफ नगर के सब जानवरों को अब ये पता चल गया था कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज, कोई भी जानवर बेमकसद नहीं। हर किसी को अल्लाह ताला ने कोई न कोई खास खूबी अता की हुई है। अब छोटा मेंढक अलिफ नगर में ढोल वाला मेंढक के नाम से मशहूर है और कोई इसे डड्डू कहकर नहीं पुकारता। ज़हीन ज़ाल। अलिफ नगर के जंगल में ज़ाल नाम का एक बोना रहता था, जिसे सब ज़हीन ज़ाल कहते थे, क्योंकि वो बेहद ज़हीन और समझदार माना जाता था। जिस मसले का हल किसी को समझ न आता, ज़हीन ज़ाल झट से उस मसले को हल कर देता। सब उसी का तस्करा करते रहते। ज़हीन ज़ाल को चीज़ें ज़ख़ीरा करने का शौक था, खास तौर पर वो चीज़ें जिनका नाम ज़ाल से शुरू होता था। अलिफ नगर के जानवर ज़हीन ज़ाल के ज़ख़ीरे पर भी रश्क करते थे, मगर उसकी ज़हानत पर तो अश करते थे और ज़ौक़ शौक़ से उसकी बातें सुनते। इतनी तारीफ़ें सुन सुनकर ज़हीन ज़ाल ज़रा मगरूर हो गया था। उसने सोचा कि क्यों ना वो अलिफ नगर के जानवरों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाए। तो बस फिर क्या था, उसके जहन में एक ज़बरदस्त मंसूबा आया। एक सुबह ज़हीन ज़ाल ने अपने घर के बाहर एक कुर्सी और मेज़ लगाई और उसके साथ एक बोर्ड पर ये लिखा, जिसको ज़हानत चाहिए वो ज़हीन ज़ाल से खरीद ले। अलिफ नगर के जानवर सुबह सवेरे वहाँ से गुजरने लगे। जो भी गुजरता वो ज़रा सी देर के लिए वहाँ ज़रूर ठहरता,
फिर वो ज़हीन ज़ाल से पूछता तो ज़हीन ज़ाल इन्हें बताता कि वो अपनी ज़हानत का थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है। ढोल वाले मेंढक ने भी ये खबर सुनी और वो भागता हुआ ज़हीन ज़ाल की दुकान पर पहुंचा। वहां जाते ही उसने ज़हीन ज़ाल से कहा, ज़हीन ज़ाल, तुम अपनी ज़हानत मुझे कितने की बेचोगे? ज़हीन ज़ाल ने आंखें घुमाई और उसे कहा, तुम्हें तो मैं सस्ती बेचूंगा, रकम के जरिए, बस जरा सी रकम ला दो। ढोल वाला मेंढक जरा सा गड़बड़ाया और उसने कहा, ओ अब रकम कहाँ से लाऊं? ज़हीन ज़ाल ने कहा, पानी में डुबकी लगाओ, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। ढोल वाला मेंढक भागता हुआ तालाब में गया और उसने तालाब में डुबकियां लगा लगा कर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। वहां से उसको कुछ चांदी के सिक्के मिले। इनमें से एक सिक्का मुंह में दबाए ढोल वाला मेंढक दोबारा ज़हीन ज़ाल के पास गया। ज़ाल को जरा बराबर भी तवक्को ना थी कि ढोल वाला मेंढक इतनी जल्दी उसे कोई कीमती चीज ला देगा। उसने जल्दी से वो सिक्का ढोल वाले मेंढक से लिया और एक डिबिया से किसी चीज की चुटकी भरकर ढोल वाले मेंढक के सर पर छिड़क दी। लो, मैंने अपनी ज़हानत का जर्रा निकाल कर तुम्हें दे दिया है। आज के बाद तुम भी अलिफ नगर में मेरी तरह ज़हीन मशहूर हो जाओगे और तुम्हारा ज़हन भी हर मसला हल करेगा, ज़हीन ज़ाल ने कहा। ये सुनना था कि ढोल वाले मेंढक ने नाचना शुरू कर दिया। वो अलिफ नगर में जहां जहां से गुजरता, हर एक को पकड़ पकड़ कर बताता कि अब उसका ज़हन ज़हीन ज़ाल की तरह काम करने लगा है और वो भी हर मसले का हल बता सकता है। इसी तरह नाचते नाचते वो ऐनक वाले उल्लू के पास गया तो ऐनक वाले उल्लू ने उसकी सारी बात सुनी और उससे कहा, मगर ए दोस्त, ज़हानत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता होती है, ये कोई बाजार से खरीदी जाने वाली चीज थोड़ी है। ये सुनना था कि ढोल वाले मेंढक का मुंह खुले का खुला रह गया। उससे इतना गुस्सा आया कि वो भागता हुआ ज़हीन ज़ाल के घर की जानिब गया। मगर ज़हीन ज़ाल तो ज़हीन था ना, वो उससे पहले ही अपनी दुकान समेटकर वहां से रफू चक्कर हो गया था और उसके घर के बाहर लिखा था, मैं जरा 2 महीने के लिए छुट्टियों पर जा रहा हूँ, अब कोई और मुझसे ज़हानत खरीदने ना आए, मैंने सारी बेच दी। ढोल वाला मेंढक तो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ज़हीन ज़ाल आखिर ज़हीन ज़ाल निकला। राजू रीछ। राजू रीछ अलिफ नगर में सबसे भोला जानवर था। जब भी किसी का दिल चाहता वो राजू रीछ को छेड़ता। बेचारा राजू रीछ जरा भी बुरा न मनाता। कोई भी जानवर उसको खीर खिलाता तो वो उसका दोस्त बन जाता और अगर कोई उसको शहद चटा देता तो राजू उसका बेहतरीन दोस्त बन जाता। एक दिन राजू को लगा उसके घर का फर्श हिलना शुरू हो गया है तो वो बड़ा परेशान हुआ। घबरा कर वो अपने घर से निकल गया। फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा अपने घर में आया तो फर्श फिर से हिलने लगा। इस बार राजू ने हिम्मत की और हिलते हुए फर्श पर उछलना शुरू कर दिया। अब क्या था कि राजू धड़म से नीचे एक सुरंग में जा गिरा। उसकी कमर में चोट आई, दर्द भी बड़ा हुआ, मगर उस सुरंग को देखकर जो राजू हक्का बक्का रह गया था। उस वक्त दिन की रोशनी थी और राजू को सुरंग में थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उसने हिम्मत करके सुरंग में थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो उसे लगा कि सुरंग में आगे कोई डरावनी चीज खड़ी थी। राजू डरकर भाग खड़ा हुआ। जूं तूं करके वो सुरंग से बाहर निकला तो उसने शोर मचाकर अलिफ नगर के जानवरों को इकट्ठा किया। जब सब जानवर इकट्ठे हो गए तो राजू ने कहा, मेरे घर के नीचे एक लंबी सी सुरंग है और मुझे लगता है कि अंदर कोई जिन भूत है। उसकी बात सुनते ही अलिफ नगर के जानवरों के होश उड़ गए और वो वहां से भाग खड़े हुए। राजू आवाजें ही देता रह गया। सिर्फ एक ज़हीन ज़ाल था जो उसके पास खड़ा रह गया था और उसने बड़े शौक से पूछा, राजू, क्या वहाँ और चीजें भी हैं?
राजू भन्ना कर बोला, तुम्हें हर वक्त चीजों की पड़ी रहती है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कोई भूत प्रेत है। ज़हीन ज़ाल लकड़ कर बोला, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और देखता हूँ वहाँ कौन से भूत प्रेत हैं। राजू और ज़हीन ज़ाल दोनों इस सुरंग में उतर गए। ज़हीन ज़ाल के पास एक टॉर्च थी, जिसे उसने रोशन किया तो उसे सुरंग में एक रेलगाड़ी का इंजन नजर आया। राजू उस इंजन को देखते ही चिल्लाया और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था कोई भूत है यहाँ। ज़ाल को हर चीज के बारे में मालूमात थी। उसने एक लम्हा लगाए बगैर उस इंजन को पहचान लिया और कहा, राजू भाई, ये तो रेलगाड़ी का इंजन है। तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो कि बैठे बिठाए तुम्हारे घर में रेलगाड़ी का इंजन निकल आया। राजू गड़बड़ाते हुए कहने लगा, तो फिर मैं इसका करूं क्या? ज़हीन ज़ाल ने बड़ी चालाकी से कहा, ऐसा करो, तुम ये मुझे बेच दो। राजू रीछ ने हैरानी से कहा, तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? ज़ाल ने कहा, बस ऐसे ही, तुम्हें तो पता है मुझे चीजें जखीरा करने का शौक है। राजू रीछ थोड़ा बुद्धू और बेवकूफ था। उसे उस इंजन की कदर कीमत का अंदाजा नहीं था। वो बोला, अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये रेलगाड़ी का इंजन दूं तो तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? ढेर सारी खीर और इससे भी ज्यादा शहद। राजू के मुंह में पानी भर आया और उसकी राल भी टपकने लगी। सोचे समझे बगैर उसने वहीं खड़े खड़े रेलगाड़ी के इंजन का सौदा किया और उसके बदले शहद और खीर ले ली। ज़ाल फटाफट भागता हुआ अपने घर गया और वहां से खीर और शहद लाकर उसने राजू को थमाया। उसके बाद ज़ाल ने अलिफ नगर में आवाजें लगाना शुरू कर दी कि उसने रेलगाड़ी का एक इंजन खरीदा है। अलिफ नगर के जानवर जो डर कर भाग गए थे, अब दोबारा वहां आ गए। उन सब ने ज़ाल के साथ मिलकर वो इंजन बाहर निकाला और जब ज़ाल ने बताया कि उसने वो इंजन राजू रीछ से खरीदा है, वो भी थोड़े से शहद और खीर के बदले, तो सब जानवरों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। मगर राजू रीछ को तो कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो तो शहद चाट रहा था और खीर खा रहा था और अपनी मूंछों पर जुबान फेर रहा था। तो बच्चों, है ना राजू बेवकूफ? और ज़हीन ज़ाल की जहानत तो आप जानते ही हैं। अक्खड़ पहाड़। अलिफ नगर की बस्ती में पहाड़ एक ही था और उसका नाम था अक्खड़ पहाड़। वो सिर्फ नाम का ही अक्खड़ न था, बल्कि मिजाज में भी अड़ियल, झगड़ालू और लड़ाका था। वो खुद तो हर जानवर को छेड़ता, मगर दूसरों की टेढ़ी नजर तक बर्दाश्त न करता। अलिफ नगर का कोई जानवर अक्खड़ पहाड़ को पसंद नहीं करता था, मगर वो सब उसे इसलिए बर्दाश्त करते क्योंकि उस पर उनके घर, घोंसले और बिल मौजूद थे। अक्खड़ इसीलिए तो अकड़ा रहता था कि वो किसी को भी बेघर कर सकता था। एक दिन लल्लू लूमड़ से अक्खड़ पहाड़ की लड़ाई हो गई। बात बढ़ी तो अक्खड़ पहाड़ धाड़ने लगा। उसकी धाड़ से गड़गड़ाहट पैदा हुई और सब जानवर पहाड़ से नीचे उतर गए। आज के बाद तुम में से कोई भी मुझ पर कदम नहीं रखेगा, अक्खड़ ने सब जानवरों को डराया। ये बात सुनते ही सभी जानवर उसकी मिन्नतें करने लगे, लेकिन अक्खड़ अकड़ा रहा। आखिरकार सब ने हार मान ली और वहां से चले गए।
उस दिन अक्खड़ पहाड़ बड़े सुकून से सोया। आज उसे किसी जानवर के चढ़ने से गुदगुदी हुई और ना ही परिंदों की चहचहाहट से परेशानी। क्या मजे का माहौल है। अक्खड़ पहाड़ ने सुबह उठकर अंगड़ाई लेते हुए सोचा, मुझे तो बहुत पहले ही इन सबको यहाँ से भेज देना चाहिए था। उसे अब पछतावा हुआ कि इसने ये कदम पहले ही क्यों ना उठा लिया। वो दिन अक्खड़ पहाड़ को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन लगा। एक दिन सुकून में गुजरा, फिर दूसरा, तीसरा, मगर चौथे दिन अक्खड़ को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। पहले तो जानवरों से लड़ते झगड़ते दिन गुजर जाता था, मगर अब तो दिन जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई जानवर, कीड़ा या परिंदा अक्खड़ के पास न आया। चंद दिन और गुजरे तो अक्खड़ पहाड़ पर मौजूद सब्जा और फूल भी मुरझाने लगे, क्योंकि सिर्फ परिंदे और जानवर ही नहीं बल्कि बादल और बारिश भी अक्खड़ पहाड़ से रूठ गए थे। ये सब देखकर एक दिन अक्खड़ पहाड़ रो पड़ा। उसका दिल चाहा कि वो सबसे सुलह कर ले, मगर वो तो अक्खड़ था, खुद सुलह कैसे करता। अक्खड़ पहाड़ को अब एहसास होने लगा कि उसकी रौनक उन जानवरों से थी जिन्हें वो फसाद की जड़ कहता था। एक दिन चीनी चिड़िया वहां से उड़ते हुए गुजरी। उसे देखते ही अक्खड़ एकदम खिल उठा। चीनी चिड़िया, रुको जरा, ठहरो, मेरी बात तो सुनो। उसने गिड़गिड़ा कर मिन्नत भरे अंदाज में कहा। हाँ अक्खड़ बोलो, मुझे क्यों रोका है? चीनी चिड़िया ने दरख्त पर बैठकर जरा अक्खड़ से पूछा। मैं तुम लोगों के बगैर बड़ा उदास हो गया हूँ, तुम सबसे सुलह करना चाहता हूँ। अक्खड़ ने चीनी चिड़िया से कहा। चीनी चिड़िया थोड़ा अकड़ी और बोली, हमें अब इसकी जरूरत नहीं, हम सब ने अपने घर दोबारा बना लिए हैं। मुझसे गलती हो गई चीनी चिड़िया, मगर अब मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। तुम सब जानवरों से कहो कि मुझे माफ कर दे। अक्खड़ की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने चीनी चिड़िया से इल्तिजा की। चीनी चिड़िया का दिल उसकी बात सुनकर नरम हो गया। उसने अक्खड़ की सारी बात वापस आकर ऐनक वाले उल्लू को बताई। वहाँ बैठा राजू रीछ तो यकदम खुश हो गया और उसने उल्लू और चीनी चिड़िया से कहा, हमें अक्खड़ पहाड़ को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उल्लू भाई, गलती तो किसी से भी हो सकती है। टानी, तीतर और बाकी जानवरों ने भी यही मशवरा दिया। वो सब जानते थे कि अगर अक्खड़ पहाड़ से सब्जा मुरझा जाता तो अलिफ नगर भी तो वीरान हो जाता। सब जानवर एक टोली की शक्ल में अक्खड़ पहाड़ के पास आए। उन सबको देखकर अक्खड़ पहाड़ खुशी से बेकाबू हो गया। उसने उन सब से माफी मांगी और सबने खुले दिल से उसको माफ कर दिया। अक्खड़ पहाड़ ने ये सबक सीख लिया था कि सिर्फ मिलजुल कर ही खुश रहा जा सकता है, और दूसरी तरफ अलिफ नगर वालों ने ये सीख लिया था कि एक दूसरे को माफ कर देना ही अच्छी बात होती है। अक्खड़ अब भी अक्खड़ ही था। कभी कभी थोड़ा सा लड़ भी लेता, माथे पर बल भी डाल लेता, मगर अब वो किसी को अपने पास से जाने का नहीं कहता था। ज़ल्मी ज़राफ़ा। अलिफ नगर में जर्द रंग का एक ज़राफ़े का बच्चा था जिसका नाम था ज़ोई। ज़ोई का शौक था जेवर पहनना और अंडे की जर्दी खाना। सुबह सवेरे ज़ोई अलिफ नगर के बाजार में जाता और नए नए डिज़ाइन के जेवर देखता था। एक दिन ज़ाज़ अज़दहा के टेलीविज़न से ज़ोई को पता चला कि अलिफ नगर में आज साथ वाले जंगल की टीम से क्रिकेट मैच है। ज़ोई झट से वहां जा पहुंचा जहां खिलाड़ियों का इंतखाब होना था। नर्म व नाजुक ज़ोई ने अपनी बारी आने पर बल्लेबाजी के लिए बल्ला संभाला, मगर उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि उसे बॉलर नजर ही नहीं आया। वो 0 पर आउट हो गया। फिर उसने सोचा चलो मैं बॉलर बन जाता हूँ, लेकिन जब उसने गेंद कराने की कोशिश की तो बॉलिंग एंड पर पहुंचते ही उसे बल्लेबाज नजर आना बंद हो गया, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत ज्यादा ऊंची और लंबी थी।
ज़हीन ज़ाल ने ज़ोई को मशवरा दिया कि वो फील्डर बन जाए। ज़ोई ने ये सुनते ही ज़ो ज़ो करके शोर मचाना और रोना शुरू कर दिया। फिर आवाज बुलंद कहने लगा, ये ज्यादती है, मैं क्यों फील्डर बनूं? इसमें तो कुछ मजा नहीं। वो गेंद फेंक कर वहां से चला गया। उस रात घर पहुंचकर उसे जुकाम हो गया। वो उदास भी था। सुबह सवेरे वो अभी जागा ही था कि राजू रीछ भागता हुआ उसके घर पहुंचा। उसने आते ही ज़ोई से कहा, बबलू बंदर की तबीयत खराब हो गई है। मेरे प्यारे ज़ोई, क्या तुम 12वें खिलाड़ी बनकर फील्डिंग कर सकते हो? ज़ोई ने पहले तो साफ इनकार किया, लेकिन फिर अलिफ नगर की इज्जत की खातिर वो खेलने के लिए तैयार हो गया। मैच शुरू हुआ तो अलिफ नगर की टीम 100 रन्स बनाकर आउट हो गई। दूसरी टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो बबलू बंदर की जगह ज़ोई ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। उसने भाग भाग कर बहुत सारे चौके रोके, लेकिन जबरदस्त कारनामा तो ज़ोई ने तब किया जब आखिरी बॉल पर उसने गेंद को मुंह में दबोच लिया। अगर ये जोरदार छक्का हो जाता तो अलिफ नगर मैच हार जाता। कैच पकड़ते हुए ज़ोई की जुबान तो जख्मी हो गई, मगर उसे जबरदस्त दाद मिली। उस दिन वो अलिफ नगर का हीरो बन गया। अब सभी उसे ज़ोई के बजाय ज़ुल्मी ज़राफ़ा कहने लगे थे। ज़ोई यानी ज़ुल्मी ज़राफ़े ने उस दिन ये चीज़ भी सीखी कि दुनिया का कोई काम भी मामूली नहीं होता, बस ये काम अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होती है। उसने ये भी सीखा कि जेवर इकट्ठा करने से ज्यादा मजेदार काम खेल खेलना होता है। सोने की जंजीरें वो अपनी गर्दन में अब भी पहनता है, मगर हर रोज एक्सरसाइज करने के बाद। ज़ाज़ अज़दहा। ज़ोई अज़दहा अलिफ नगर की दलदल के पास एक बिल में रहता था। बिल में एक टेलीविजन भी था जो ज़ोई सारा दिन लगाकर देखता रहता। जब उसे भूख लगती तो वो बिल से बाहर निकलता और अलिफ नगर का जो भी जानवर वहां से गुजरता उसको खा लेता। ज़ोई को अलिफ नगर के सारे जानवर ज़ाज़ कहते थे, जिसका मतलब था डरावना और खौफनाक। ज्यादातर जानवर ज़ाज़ अज़दहे के बिल के सामने से गुजरते हुए डरते थे। ज़ाज़ अक्सर अपने बिल से निकलकर आवाजें लगाता, टेलीविजन देख लो, इतना मजे का प्रोग्राम आ रहा है। वो अलिफ नगर के जानवरों को झांसा देने की कोशिश करता। कभी कोई जानवर टेलीविजन के शौक में ज़ाज़ के पास आ जाता, मगर ज्यादातर ज़ाज़ को इनकार ही सुनने को मिलता। अक्सर जानवर ज़ाज़ को दूर से ही कह देते, ना भाई ना, इतना विजन है हमारे पास कि तुम्हारा टेलीविजन ना देखें। ज़ाज़ को गुस्सा आता, मगर अब वो क्या करता। एक दिन अलिफ नगर में बारिश शुरू हुई और फिर ज़ालाबारी भी होने लगी। ज़ालाबारी के दौरान बहुत से ओले ज़ाज़ के बिल में भी गिरने लगे। ज़ाज़ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हर ज़ाला उसकी दुम पर गिर रहा था जो बिल से बाहर थी। ज़ाज़ का ख्याल था कि ज़ालाबारी जल्दी थम जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। छोटे छोटे ज़ाले आखिर बड़े बड़े ओलों में तब्दील होते गए। उस दिन इतनी ज़ालाबारी हुई कि ज़ाज़ अज़दहे का बिल उन ज़ालों से ढक गया। ज़ाज़ ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो नहीं निकल सका। आखिरकार जब उसने काफी जोर लगाया तो वो निकल गया। बाहर पूरी जमीन सफेद ज़ालों से ढकी हुई थी। ज़ाज़ को इतनी सर्दी महसूस हुई कि वो थर थर कांपने लगा। तभी उसने राजू रीछ को देखा, जो उन ज़ालों पर मजे से घूम रहा था। ज़ाज़ ने कपकपाते हुए राजू रीछ से कहा, राजू भाई, तुम जरा मेरे बिल में छोड़ दोगे? राजू ने डरते हुए ज़ाज़ को देखा। उसने इस अज़दहे का बड़ा जिक्र सुना था, लेकिन आज वो पहली बार उससे मिल रहा था। ज़ाज़ को कपकपाते देखकर राजू को तरस आ गया। आज मौसम तो बड़ा अच्छा है, मगर तुम कपकपा रहे हो। खैर, मैं तुम्हें बिल में छोड़ देता हूँ। राजू रीछ ने मजे से कहा और ज़ाज़ को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही ज़ाज़ उसके कंधे पर लेटा,
राजू के बालों और जिस्म की गर्मी से एकदम जाज के जिस्म में हरारत दौड़ गई और उसे शदीद भूख महसूस हुई। उसने अपना जिस्म राजू के गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। राजू रीछ घबरा गया। उसने पूछा, जाज ये क्या कर रहे हो तुम? जाज ने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है तो उसी का मजा ले रहा हूँ राजू भाई। राजू को जाज की चालाकी समझ में आ गई। उसने फौरन जाज को अपने कंधे से उठाकर उन जालों पर फेंका जो जालाबारी के बाद वहां जमीन पर पड़े थे, और फिर राजू ने जाज से कहा, पड़े रहो यहीं तुम, मजा लेना है तो फिर पूरी तरह लो। जाज को सर, कमर और दुम पर बहुत ज्यादा चोटें आई, मगर इससे ज्यादा तो उसे ठंडक लग रही थी। जालाबारी अब एक बार फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन अब राजू रीछ इसकी बातों में नहीं आने वाला था। जाज की मिन्नतों के बावजूद राजू रीछ वहां से खिसक गया। जाज अब तक वहीं ओलों पर पड़ा इंतजार कर रहा है कि जालाबारी रुके तो वो अपने बिल में घुसे, मगर अब तो उसके बिल में भी जाले ही जाले हैं। उफ, किसी को इतना चालाक भी नहीं बनना चाहिए जितना जाज बनने की कोशिश कर रहा था। सुरीला सुरखाब। अलिफ नगर में एक सुरखाब था जो हंसी भी था और सुरीला भी। अपने हुस्न की तारीफें सुन सुनकर सुरखाब मगरूर भी हो गया था और खुशामद पसंद भी, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। एक रोज सुबह सवेरे सुरखाब अपने घोंसले से निकलकर दरख्त की शाख पर बैठा। हस्बे मामूल अंगड़ाई लेने के बाद उसने पर फैलाकर गाना गाना शुरू कर दिया। सुरीला सुरखाब, नखरीला सुरखाब, जो भी मेरा पर उठाए, सर पर अपने उसको सजाए। गाना गाते गाते उसने नीचे देखा और वो हक्का बक्का रह गया था। नीचे उसके सुर्ख परों का एक ढेर था और उसके पर अब भी टूट टूट कर उस ढेर पर गिर रहे थे। सुरखाब गाना गाना भूलकर सिसकियां भरने लगा। तभी शातिर शुतुरमुर्ग सैर करते हुए उसके घोंसले के पास से गुजरा और उसने उसे रोते हुए देखा। अरे सुरखाब, तुम्हें क्या हुआ? शातिर शुतुरमुर्ग के सवाल पर सुरखाब धाड़े मारकर रोते हुए कहने लगा, मेरे सारे पर उतर रहे हैं, मुझे लगता है मैं गंजा हो जाऊंगा। शातिर भाई मेरी मदद करो। सुरखाब की बातें सुनकर और उसके परों का ढेर देखकर शातिर को बड़ी मुसरत हुई। वो हमेशा ही से सुरखाब से हसद करता था। नहीं सुरखाब, इसका कोई इलाज नहीं है। उसने बड़े गरूर से अपने पर फैलाते हुए चक्कर काटा और वहां से चला गया। सुरीले सुरखाब के आंसू रुकने में ही नहीं आ रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से तौबा भी कर रहा था। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने खामखा इतना गरूर किया, क्योंकि पर गिरते ही सुरखाब तो बहुत मामूली और आम सा लगने लगा। तभी दूदू दुम्बा वहां आ निकला। सुरखाब को रोते देखकर वो तड़प उठा, क्योंकि वो हमेशा से ही हसास था। अरे भाई सुरखाब, तुम क्यों रो रहे हो? सुरखाब ने रोते हुए उसको भी अपना मसला बताया। दूदू ने बड़े इत्मीनान से उसे तसल्ली दी और कहने लगा, ओहो सुरखाब भाई, तुम तो खामखा में ही परेशान हो गए। इस मौसम में सारे परिंदों के पर झड़ते हैं, कुछ दिनों में नए निकल आएंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है? सुरखाब एकदम खुश होकर दूदू से बोला, तुम सच कह रहे हो दूदू?
دودو نے سر ہلایا۔ سرخاب کو بالآخر سکون کا سانس آیا۔ دودو بھائی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، ورنہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنگل کے جانوروں کا سامنا کیسے کروں گا۔ دودو نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے میں تم کو ہمیشہ سمجھاتا تھا سرخاب بھائی کہ ہر وقت اپنی تعریفیں مت کیا کرو، تعریف کے لیے تو ساری دنیا ہے، تم دوسروں کو سراہا کرو، اور وہ بھی ان چیزوں کے لیے جو حسن سے زیادہ اہم ہے۔ سرخاب کچھ اور شرمندہ ہوا اور اس نے سر جھکاتے ہوئے دودو سے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا دودو، میں آئندہ کبھی اپنی تعریف میں گیت نہیں گاؤں گا، بلکہ دوسروں کی تعریف کروں گا، جیسے ابھی میں تمہارے لیے گیت گاؤں گا، کیونکہ تم بہت اچھے دمبے ہو۔ یہ کہتے ہوئے سرخاب نے اپنی سریلی آواز میں دودو کے لیے گانا گانا شروع کر دیا۔ دودو شرماتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی غرور کرتے ہوئے دوسروں کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے۔ شاطر شتر مرغ۔ الف نگر میں ایک شاطر شتر مرغ رہتا تھا جسے شرطیں لگانے کی بری عادت تھی۔ وہ الف نگر کے جانوروں کو پکڑ پکڑ کر شرطیں لگاتا اور جب ہارتا تو شور مچاتا، بھاگ جاتا۔ ایک دن شاطر شتر مرغ کو ذہین زال کے ساتھ شطرنج کھیلنے کا خیال آیا، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح شرط لگا کے۔ بس یہ سوچتے ہی وہ ذہین زال کے شیشم سے بنے گھر پہنچا اور دستک دی۔ ذہین زال باہر آیا تو شاطر نے بڑی شائستگی سے اس سے کہا، ارے ذہین زال یار، آج کل کہاں ہو؟ ملتے ہی نہیں۔ میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ شطرنج کی ایک بازی ہو جائے۔ ذہین اس کی بات پر کھٹکا اور شاطر کی شرارت بھانپ گیا۔ ہاں شاطر، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دینا چاہتا تھا کہ ہم دونوں کو زیادہ ملنا چاہیے۔ شکر کے شربت کے ساتھ بیٹھے شطرنج کی ایک ایک بازی کھیلیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ ذہین زال نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ شاطر کی باتیں کھل گئی۔ تو بس پھر آ جاؤ کل صبح 10 بجے۔ وہ یہ کہہ کر خوشی خوشی وہاں سے چل دیا۔ اگلے دن ذہین زال شاطر کے گھر پہنچا تو وہاں بہت سارے تماشائی جمع تھے۔ ذہین زال، اس سے پہلے کہ ہم شطرنج کھیلنا شروع کریں، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ جیتنے والے کو ہارنے والا کیا دے گا۔ شاطر نے بڑی ہوشیاری سے کہا، میں اگر مقابلہ جیت گیا تو تمہارے گھر میں موجود ساری اشیاء میری، اور اگر میں ہار گیا تو پھر یہ شطرنج میری۔ ذہین نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ شاطر فوراً تیار ہو گیا، اسے یقین تھا کہ وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ تو چلو شاطر، پہلے چال تم چلو۔ ذہین زال نے اپنے مہرے رکھتے ہوئے کہا۔ شاطر نے پہلی چال چلی اور پھر دونوں بے حد جوش و خروش سے کھیلنے لگے، اور سارے تماشائی بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ذہین زال نے 20 منٹ میں ہی شاطر کے آدھے مہرے چت کر دیے۔ شاطر کا رنگ فک ہو گیا، وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ذہین زال اب اس کے بادشاہ کو شہمات دینے والا تھا اور شاطر کے ہوش اڑ رہے تھے۔ اسے اپنا شطرنج بورڈ جاتا نظر آنے لگا۔ شکست سے بچنے کے لیے شاطر نے ایک دم شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، میری ٹانگ میں پتہ نہیں کیوں درد ہونے لگا ہے۔ ذہین بھائی، کھیل کل تک ملتوی کر دیتے ہیں، آج میں ذرا اپنی مالش کروا لوں۔ ذہین زال نے انکار کر دیا۔ شتر مرغ شاطر تھا، پھر زال بھی ذہین تھا، اسے شاطر کے سارے مکر سمجھ آ رہے تھے۔ اگلی چال میں اس نے شاطر کے بادشاہ کو شہمات دی اور شطرنج کی بساط مہروں سمیت لے کر یہ جا وہ جا۔ شاطر شور ہی مچاتا رہ گیا۔ دیکھا بچوں، شرط لگانا کتنی بری بات ہے، اور شرطیں لگانے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ شاطر اب الف نگر میں شرمندہ رہتا ہے، اور جب بھی وہ کسی سے شرط لگانے کی بات کرے
हर एक उसे उसका मैच याद दिलाने लगता है। सरसर सुराही। अलिफ नगर में एक सरसर सुराही रहती थी जिसने एक संदूक में अपना घर बनाया हुआ था। वो सुबह सवेरे उठती और पहली फुर्सत में झील से पानी भरकर रास्ते में आने वाले हर जानवर को पानी पिलाती। उसे कोई हिर्स नहीं थी। वो बेहद मासूम, साबिर और साफ को थी। एक सुबह सरसर सुराही झील पर पहुंची और हमेशा की तरह उसने अपने आप को साबुन से धोकर साफ सुथरा किया और फिर पानी भरकर निकल पड़ी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे वाले हिस्से से पानी टपक रहा था। सरसर सुराही का पैंदा टपकते देखकर बबलू बंदर लपक कर आया। सरसर टपकते पैंदे के साथ भी पानी पिलाने में मसरूफ थी। अरे सरसर सुराही, तुम्हारे पैंदे में तो अच्छा खासा सुराख हो गया है। बबलू ने खासी परेशानी से कहा। सरसर रो पड़ी। हाँ बबलू, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। अब मैं झील से पानी कैसे हासिल करूंगी और कैसे सबको पिलाऊंगी? बबलू से सरसर सुराही के आंसू देखे न गए। उसने झट से सरसर को हौसला दिया। आओ सरसर, जालिम जरीफ के पास चलते हैं। वो हर तरह के बर्तन की अच्छी खासी मुरम्मत कर लेता है। अरे बबलू भाई, जालिम जरीफ तो मुझे कच्चा खा जाएगा। सरसर सुराही जालिम जरीफ का नाम सुनकर बुरी तरह घबरा गई और उसका बस एक ही मकसद था, ज़ुरूफ का हुसूल। अरे सरसर, तुमको जरीफ कुछ नहीं कहेगा। बर्तनों से तो वो बड़ी मोहब्बत करता है। बबलू ने खीखी करते हुए उसे बताया। सरसर ने चंद लम्हे सोचा और फिर वो बबलू के साथ जालिम जरीफ के पास चल पड़ी। आखिर इस मुसीबत में वो और क्या करती। जालिम जरीफ अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था जब उसने सरसर और बबलू को आते देखा और सरसर को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सरसर सुराही पर तो उसकी खासे अरसे से नजर थी। सरसर सुराही, आज हमारे गरीब खाने पर इतने अरसे बाद कैसे आना हुआ? जालिम जरीफ ने बड़ी मीठी सी आवाज में सरसर से कहा। इससे पहले कि सरसर कुछ कहती, बबलू झट से बोला। जालिम जरीफ, सरसर सुराही के पैंदे में सुराख हो गया है और अलिफ नगर में तुम्हारे अलावा और कोई बर्तनों की मुरम्मत नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे सिर्फ तुम्हारे पास लाया हूँ। जालिम जरीफ ने बबलू को घूरा। लेकिन मैं क्यों करूँ किसी की मदद? मुझे उससे क्या हासिल होगा? जालिम भाई, तुम्हारे ज़रूफ के पहाड़ की चोटी पर जो खाली जगह है वहाँ सरसर सुराही आजी सच कर कैसी लगेगी? बबलू ने आंख से सरसर सुराही को इशारा किया और जालिम जरीफ को मक्खन लगाया। जालिम जरीफ की राल टपकने लगी। वो तो ठीक है, मगर उसे वहाँ बांधेगा कौन? जालिम ने बबलू के कान में सरगोशी की। ये खादिम किस दिन काम आएगा? जालिम जरीफ भाई, मैं इसीलिए इसे खास आपके पास लाया हूँ। बबलू ने सर झुकाकर उसके सामने झुकते हुए कहा। जालिम जरीफ बबलू की बातों में आ गया और फौरन घर के अंदर मौजूद अपने बड़े से संदूक से अपना सामान निकालकर सरसर का पैंदा ठीक करने लगा। जैसे ही उसने मुरम्मत का काम खत्म किया, बबलू ने सरसर सुराही को पकड़ा और पलक झपकते में वहाँ से गायब हो गया। जालिम जरीफ चिल्लाता शोर मचाता रहा मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। सरसर अब जब भी बबलू को देखती है तो सबसे पहले उसे पानी पिलाती है क्योंकि वो उसका मोहसिन है। और जालिम जरीफ अलिफ नगर में अब भी बबलू और सरसर को ढूंढता फिर रहा है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि छोटी सी नेकी भी कभी जाया नहीं जाती। बबलू ने सरसर का एहसान याद रखा और सरसर अब बबलू का एहसान याद रखती है। हम सबको इसी तरह दूसरों की नेकियां याद रखनी चाहिए। ज़ईफ ज़ामिन। अलिफ नगर में एक बूढ़ा कछुआ था जो ज़ईफ ज़ामिन कहलाता था। हर जानवर उस पर बेहद एतमाद करता
और अपने हर झगड़े में उसको अपना जामिन बनाता। ज़ईफ जामिन के पास एक ज़ख़ीम सा कुतुब खाना था जो उसने एक हौज़ के किनारे बनाया हुआ था। वो सारा दिन वहीं बैठा किताबें पढ़ता और जानवरों के मसले हल करता। ज़ईफ जामिन में बस एक ही नुक्स था, वो ज़रा सा कंजूस था। एक दिन ज़ईफ जामिन ने सोचा उसे अपने साथियों के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करना चाहिए। बस फिर क्या था, उसने अपने दोस्तों को ज़ियाफ़त में मदऊ किया। लेकिन ज़ियाफ़त से एक दिन पहले जब ज़ईफ खाने की फहरिस्त बनाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वो और उसके दोस्त हाजमा ख़राब होने की वजह से कुछ खा ही नहीं सकेंगे। ज़ईफ ने परेशानी में तूतू तोते को बुलाया, क्योंकि तूतू को नित नए खानों का पता होता था और ज़रूरत पड़ने पर खानों के बारे में सब इसी से ही मशवरा करते थे। जी ज़ईफ भाई, आपने मुझे बुलाया? तूतू उसके बुलाने पर झट उड़ कर आया। हाँ तूतू, एक मसला है। मुझे अपनी ज़ियाफ़त के लिए खाने का इंतखाब करना है, मगर ऐसा खाना जो मज़ेदार भी हो और ज़ूद हज़म भी। तुम्हें तो पता है मेरे मैदे का हाल अच्छा नहीं। ज़ईफ जामिन ने उसको अपना मसला बताया। तूतू ने अपना सर खुजाया। मछली के अंडे और समुद्री घास ठीक रहेगी। नहीं तूतू, अंडों से मुझे एलर्जी है और घास मुझे हजम नहीं होती। ज़ईफ जामिन ने फौरन कहा। अच्छा, फिर कीचुए और खुम्बियाँ ठीक रहेंगी। ज़ईफ जामिन ने चंद लम्हा सोचा और फिर कहा, हाँ अच्छा है, पर खुम्बियाँ मुझे पसंद नहीं और कीचुए बड़े महंगे हो गए हैं। तूतू ने आंखें पटपटाई और कहा, जेलीफिश और केकड़े के बारे में क्या ख्याल है? ज़ईफ ने फौरन एतराज किया। सीने में जलन होती है ये खाकर। तूतू ने बारी बारी कोई 50 खाने बता दिए, लेकिन हर चीज ज़ईफ जामिन के हाजमे के लिए मुज़र निकलती। बिलाखिर तूतू ज़िद हो गया। अच्छा, आप ऐसा करें, हवा और पानी पेश कर दे ज़ियाफ़त के लिए। ज़ईफ जामिन खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह तूतू, ये मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, हवा और पानी दोनों हजम होते हैं। मेरे साथियों को और मुझे भी कभी इससे कोई मर्ज नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। बस ठीक है, हवा और पानी ही पेश करता हूँ मैं इस ज़ियाफ़त में। ज़ईफ जामिन ने एतमाद से कहा और तूतू उसकी शक्ल देखता रह गया। तो बस जो भी ज़ईफ जामिन के पास जाता है वो उसे हवा और पानी पेश करता है और उसे ये भी बताता है कि दोनों चीजें सेहत के लिए कितनी बेज़रर हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी ज़ियाफ़त में क्या पेश करते हैं? क्या आप भी हवा और पानी तो पेश नहीं करते? तूतू तोता। अलिफ नगर में एक बड़ा बातूनी तोता था जो तूतू कहलाता था। तूतू एक स्कूल में तालिबे इल्म था और हर वक्त वो जानवरों को कोई ना कोई इत्तला देता रहता था, क्योंकि उसे मुताले का बड़ा शौक था और सैर तफरी का भी। एक दिन सूरज तुलू होते ही तूतू अलिफ नगर के पास वाले शहर चला गया। वहाँ उसने सब लोगों की तबीयत खराब देखी और उन्हें खांसते पाया। वो सब अपने चेहरों पर मास्क लगाए फिर रहे थे। तूतू ने इधर उधर से पता किया तो उसे पता चला कि कोरोना नाम की एक बेहद खतरनाक बीमारी आई है और वो जिसको हो जाए वो खांसना शुरू कर देता है और उसे सांस लेने में भी मुश्किल होती है। तूतू को ये भी पता चल गया कि एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। वो परेशानी में एक मास्क अपनी चोंच में दबाए पूरी ताकत से उड़ता वापस अलिफ नगर आया और उसने शोर मचाकर सब जानवरों को इकट्ठा कर लिया। उसने उन्हें इस मर्ज के बारे में बताया। अलिफ नगर के तमाम जानवर उसकी बातें सुनते ही परेशान हो गए। भाई तूतू, इसका क्या इलाज है? बबलू बंदर ने पूछा। फिलहाल तिब में इसका कोई इलाज नहीं है,
मगर एक वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो कब आए और हमें मिले न मिले। तूतू ने अपनी तरफ से उन्हें सब साफ साफ बता दिया। तो फिर हम इससे कैसे बचे? ऐनक वाला उल्लू बोला। भाई उल्लू, अगर हम सब हाथ धोया करें और नाक और मुंह पर मास्क लगा के रखें तो हमें ये मर्ज होगा ही नहीं। तूतू ने कहा। मास्क? सब जानवरों ने बैक वक्त हैरत से कहा, ये क्या होता है? तूतू ने अपने पंजों में दबाया हुआ मास्क चोंच में पकड़कर उन्हें दिखाया। ये होता है मास्क, इसको इस तरह पहनते हैं। तूतू ने मास्क पहनकर उन्हें दिखाया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक तवील खामोशी के बाद पोपो पांडा ने तूतू से कहा, पर हम ये मास्क कहाँ से ले? तूतू कुछ देर अपना सर खुजाता रहा, फिर उसने कहा, सब खुद बनाएं। उसकी बात सुनते ही अलिफ नगर के सारे जानवर सर जोड़कर बैठ गए कि वो ये मास्क किस तरह से बना सकते हैं। तूतू ने अपना मास्क उतार कर उन्हें दिखाना शुरू कर दिया कि वो किन चीजों से मास्क बना सकते थे। तो बस फिर क्या था, अलिफ नगर के जानवर दौड़ दौड़ कर चीजें इकट्ठी करने लगे। किसी ने केले का पत्ता लेकर उससे मास्क बनाया, किसी ने पान के पत्ते से। डोरियों की जगह नर्म और पत्ती शाखें इस्तेमाल की गईं। ये सारा काम बड़ी ही तूफानी रफ्तार से हुआ। शाम तक अलिफ नगर के हर जानवर ने मुंह पर मास्क लगा लिया था और अब वो मुतमईन थे कि उनकी एहतियात से ये बीमारी उन तक नहीं पहुंचेगी। तो प्यारे बच्चों, तूतू तोते ने अलिफ नगर में तो सबको मास्क पहनवा दिया और अब वो सब हाथ भी धोते हैं। क्या आप सब ये काम करते हैं? जालिम ज़रीफ। अलिफ नगर में एक जिन था जो अपने जुल्म और सितम की वजह से जालिम ज़रीफ कहलाता था। उसने अपने घर में बहुत से ज़रूफ जमा कर रखे थे और वो उन्हें बड़ी हिफाजत से रखता था। अलिफ नगर के जानवर जालिम ज़रीफ से डर कर उसकी ताज़ीम करते। एक दिन जालिम ज़रीफ का हाजमा ख़राब हो गया। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो ज़ईफ़ ज़ामिन के पास जाने पर मजबूर हो गया। ज़ईफ़ ज़ामिन जो झील के किनारे नज़र का चश्मा लगाए एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था, वो जालिम ज़रीफ को अपने पास आते देखकर डर गया। इससे पहले कि वो झील में छलांग लगाता, जालिम ज़रीफ ने उसे आवाज़ लगाकर रोका और अपनी तकलीफ़ का इजहार किया। ज़ईफ़ ज़ामिन, मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बस मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए तुमसे मशवरा करने आया हूँ। ज़ईफ़ ज़ामिन को जालिम ज़रीफ की बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन चूंकि वो जालिम ज़रीफ की तरह बदलिहाज नहीं था और हमदर्द तबीयत रखता था, इसलिए वो पूछने पर मजबूर हो गया। जालिम ज़रीफ, तुमने क्या खाया था? जालिम ज़रीफ सोच में पड़ा। फिर उसने कहा, 2 सांप, 3 बतखें, 4 लूमड़। ज़ईफ़ ज़ामिन उसकी शक्ल देखता रह गया। फिर उसने कहा, क्या रोज ही ये सब कुछ खाते हो तुम? नहीं, कभी थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ तो कभी थोड़ा कम। ज़ईफ़ ज़ामिन ने उसको कुरेदना शुरू किया। अच्छा, तो पेट खराब कब हुआ तुम्हारा? जालिम ज़रीफ सोच में पड़ा और फिर वो बोला, खाने के फौरन बाद। अगर तुम रोज इसी तरह का खाना खाते हो तो आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें खाना हजम नहीं हुआ? ज़ईफ़ ज़ामिन अपनी ऐनक नाक पर ठीक करते हुए बुड़बुड़ाया। तभी एकदम उसकी नजर जालिम ज़रीफ के हाथों पर पड़ी। ज़ईफ़ ज़ामिन यकदम उछल पड़ा। अपने हाथ और नाखूनों को देखो, कितने गंदे और गलीज हैं। जब तुम इन्हें धोए बगैर खाना खाओगे तो ऐसे ही बीमार पड़ोगे। जालिम ज़रीफ ने उलझे अंदाज में कहा, मैं पहले तो कभी बीमार नहीं हुआ। हाँ, पर अब तो हो गए हो ना। आखिर तुम्हारा जिस्म कब तक गलाजत बर्दाश्त करता
अपने नाखून काटो या फिर उन्हें साफ करो, और जब भी खाना खाओ हाथ धोकर खाओ। जालिम ज़रीफ गज़बनाक होकर बोला, मैं जिन हूँ, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? वो थोड़ा खफा होकर ज़ईफ ज़ामिन की तरफ गया, लेकिन ज़ईफ ज़ामिन तब तक झील में कूदकर गायब हो चुका था। जालिम ज़रीफ वहाँ से वापस आ गया, लेकिन उसकी तबीयत इसी तरह ख़राब रही। ज़ईफ ज़ामिन की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। अगले दिन पहली दफ़ा खाना खाने से पहले उसने अपने गंदे नाखून रगड़ रगड़ कर साफ किए और फिर खाना खाया। 2-3 दिन में जालिम ज़रीफ का पेट ठीक हो गया। वो बड़ा खुश हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि आइंदा वो अपने नाखून ज़रूर साफ करेगा और खाना खाने से पहले अपने हाथ साफ करेगा, क्योंकि जिन हो या इंसान, पेट तो किसी का भी खराब हो सकता है और सफाई तो सबके लिए ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आप जब भी खाना खाएं तो अपने हाथों और नाखूनों की सफाई का खास ख्याल रखें। आदिल उकाब। अलिफ नगर में एक आला नस्ल का उकाब था जिसे सब आदिल उकाब कहते थे। वो अपने अदल और अक्लमंदी के लिए अपने इलाके में मशहूर था। परिंदों की अदालत का सरबराह होने की वजह से भी उसकी इज्जत करते थे। आदिल उकाब का एक ही बेटा था और उसका नाम था अक्की उकाब। वो मामूली बातों पर हर एक से झगड़ा करना शुरू हो जाता। आदात में वो आदिल उकाब के बरक्स था और अलिफ नगर की आवाम उससे आजिज़ आ चुकी थी। कोई परिंदा भी अलीउल ऐलान आदिल उकाब से उसकी शिकायत नहीं करता था। एक दिन अक्की उकाब ने शरारतन चीनी चिड़िया की चीनी की सारी बोरियां गिरा दी। चीनी चिड़िया जमीन पर अपनी बिखरी हुई चीनी देखकर रोने लगी। सब परिंदे चीनी चिड़िया को तसल्ली देने आ गए और उन्होंने चीनी चिड़िया को आदिल उकाब के पास जाने के लिए तैयार कर लिया। जुमे को आदिल उकाब की अदालत लगी तो चीनी चिड़िया ने उससे कहा, आदिल उकाब भाई, मेरी अर्ज सबसे पहले सुने, क्योंकि मुझे आपके बेटे की शिकायत करनी है। चीनी चिड़िया की बात सुनकर आदिल उकाब हैरान हो गया। वो हर बात से लाइल्म था, लेकिन उसने उस ही वक्त अपने बेटे को अदालत में तमाम परिंदों की तरह पेश होने को कहा। अक्की बड़ा अय्यार था, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि उसका बाप उसे रियायत नहीं देगा। जनाबे आला, चीनी चिड़िया झूठी है। अक्की का ख्याल था आदिल उकाब उसकी बात पर यकीन कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आदिल उकाब ने चीनी चिड़िया को गवाह पेश करने के लिए कहा, जो चीनी चिड़िया ने फौरन पेश कर दिए। ये साबित हो गया कि तुम झूठे भी हो और जालिम भी। सब कुछ जान लेने के बाद आदिल उकाब ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी यही सजा है कि तुम चीनी चिड़िया की चीनी का एक एक दाना अपनी चूंद से उठाकर वापस बोरियों में भरोगे। आदिल उकाब की दी जाने वाली सजा पर अक्की फूट फूट कर रोने लगा और मिन्नतें करने लगा, लेकिन आदिल उकाब ने सजा नहीं बदली। इस सजा के बाद अगर कभी दोबारा तुमने किसी को तंग किया तो मैं तुम्हें अलिफ नगर के इलाका बदर कर दूंगा। आदिल उकाब ने फैसला सुनाया और उड़ गया। अलिफ नगर के सारे जानवर उसके इंसाफ पर अश अश कर उठे। अगले कई दिन अक्की रोता धोता चीनी उठाता रहा और साथ शर्मिंदा भी होता रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में हमेशा अदलो इंसाफ करना चाहिए, चाहे इससे हमारे किसी दोस्त और रिश्तेदार को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे, लेकिन हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। गुलगुल गुलैल। अलिफ नगर में एक गुलगुल गुलैल रहती थी जिसको गीबत करने की बुरी आदत थी। वो जब तक 2-4 जानवरों की चुगली ना कर लेती उसको चैन ना आता।
اس کے شور و غل سے بھی سب تنگ تھے۔ ایک دن غلغل غلیل نے اینک والے الو اور توتلے تیتر کو اکٹھا دیکھا۔ اسے تجسس ہوا، ذرا سی فراغت پاتے ہی چھپ کر ان کی باتیں غور سے سننے لگی۔ اینک والا الو توتلے تیتر سے کہہ رہا تھا، عادل عقاب الف نگر میں سب سے عادل پرندہ ہے، مگر الف نگر کا سب سے عقل مند پرندہ تو میں ہوں۔ عادل عقاب عدل میں اچھا ہے اور میں عقل میں۔ غلغل غلیل کو چگلی کرنے کا ایک موقع ہاتھ آیا۔ وہ فوراً عادل عقاب کے پاس پہنچی۔ عادل بھائی، آج میں بڑی غمگین ہوں۔ عادل عقاب نے اس سے پوچھا، کیوں غلغل، کیا ہوا؟ اینک والا الو سارے الف نگر کو کہتا پھیرا ہے کہ الف نگر میں سب سے زیادہ عقل میرے پاس ہے اور عادل عقاب تو میرے سامنے کچھ نہیں۔ عادل عقاب کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے اینک لگا رکھی ہے اور میری نظر اس سے تیز ہے۔ اس کا غرور تو دیکھو۔ غلغل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا اینک والے الو کے پاس پہنچی۔ الو بھائی، آج تو میں عادل عقاب کے ساتھ لڑ کر آئی ہوں۔ الو ہنس پڑا۔ غلغل، تم عادل عقاب کے ساتھ کیسے لڑ پڑی؟ وہ میرے سامنے آپ کی کمزور نظر کا مذاق اڑا رہا تھا۔ الو حیران رہ گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوگی، عادل عقاب تو مغرور نہیں ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ اب تو غلغل گھبرا گئی۔ الو بھائی، اب میرا نام مت لیجیے گا۔ الو نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن اینک والا الو عادل عقاب کے گھونسلے پر جا بیٹھا۔ عادل عقاب بڑا ناراض سا اس سے ملا۔ اینک والے الو، مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ تم مجھے کم عقل کہہ کر سب سے میری غیبت کرو گے۔ اینک والا الو حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری غیبت کرتا ہوں؟ عادل عقاب نے فوراً غلغل کا نام لیا اور اسے وہ ساری باتیں کہہ سنائی۔ الو نے جواباً اسے وہ ساری باتیں سنا دی جو غلغل نے اس سے کہی تھی۔ دونوں کو خوب غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ عادل عقاب نے الو سے کہا، ایک بات تو ثابت ہو گئی الو بھائی، مجھ میں آپ سے عقل کم ہے، ورنہ میں بھی کسی کی غیبت پر خواہ غصہ کرنے کے بجائے آپ کے پاس آ کر بات کر لیتا۔ الو نے اسے گلے لگایا اور کہا، عقل اور عدل دونوں دوست ہی اچھے لگتے ہیں، چلو آپ اب ذرا غلغل سے دو ہاتھ کریں۔ اس نے ہم سے غلط بیانی کر کے ہمیں لڑوا دیا۔ وہ دونوں اڑتے ہوئے غلغل کے گھونسلے پر پہنچے اور غلغل ان دونوں کو اکٹھا آتے دیکھ کر ہی وہاں سے فرار ہو گئی۔ اب وہ بیچاری اور کیا کرتی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی یہ سبق حاصل کر لیا نا کہ غیبت بری بات ہے اور ہمیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ فتنی فاختہ۔ پیارے بچوں، سفید رنگ کی فاختہ امن کی نشانی ہوتی ہے، لیکن الف نگر کی فاختہ کو فساد پسند تھا۔ وہ صلح صفائی کے بجائے جھگڑا بڑھا دیتی، اسی لیے وہ فتنی فاختہ کہلاتی تھی۔ ایک صبح فتنی نے ککو کبوتر کو کلو کوے کے پیالے سے پانی پیتے دیکھ لیا۔ ککو نے گھبرا کر اس سے کہا، فاختہ بہن، کلو کا نہ بتائیے گا، وہ خفا ہو جائے گا۔ فتنی نے اسے یقین دلایا کہ وہ نہیں بتائے گی۔ جیسے ہی ککو اڑا، فتنی نے کلو کے پیالے کا باقی پانی پی کر اسے خالی کر دیا۔ وہ فارغ بیٹھی کلو کا انتظار کرنے لگی تاکہ دونوں کے درمیان فساد کروائے۔ کلو آتے ہی اپنا خالی پیالہ دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ کلو بھائی، تمہارا پیالہ ککو نے خالی کیا ہے۔ فتنی نے جھٹ سے اسے اطلاع دی۔ وہ تو تمہارا مذاق بھی اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کالے کوے سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ کلو نے کائیں کائیں کر کے اپنے ساتھی کووں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ اڑتے ہوئے ککو کے گھر جا پہنچے۔ فتنی فاختہ بھی اپنی تفریح کا لطف لینے کے لیے پیچھے پیچھے تھی۔ کلو نے جاتے ہی ککو سے لڑنا شروع کر دیا اور ابھی وہ سارے کوے ککو کی پٹائی کرنے والے تھے کہ عادل عقاب فوری طور پر وہاں آ پہنچا۔
कल्लू ने फटाफट उसे झगड़े की वजह बताई तो उसने कहा, बगैर पूछे तुम्हारा पानी पीना बुरी हरकत थी, लेकिन इतनी सी बात पर इतना झगड़ा। आदिल भाई, सिर्फ पानी की बात नहीं है। कुक्कू मुझे काला कहकर मेरा मजाक भी उड़ा के आया है। ये सुनकर कुक्कू ने अपनी सफाई देना शुरू कर दी। फाख्ता बहन से पूछ लो। मैंने तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। पर फाख्ता ने तो मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई हैं। कल्लू ने जवाबन कुक्कू से कहा। फाख्ता जो वहाँ बैठी इस सारे झगड़े से लुत्फ अंदोज हो रही थी, वो घबरा गई। भाई, अपने झगड़े खुद निपटाओ, मुझे मत घसीटो फजूल में। वो खफासी होकर वहाँ से फटाफट रवाना हो गई। तो ये फितनी फाख्ता ही की कारसानी है कि तुम लोगों को लड़वा दिया। कल्लू अब शर्मिंदा होकर कुक्कू को देख रहा था। कल्लू, तुम बड़े बेवकूफ निकले कि फितनी की बातों पर भरोसा कर लिया। आदिल उकाब ने कल्लू को डांटा और उसने अपनी गलती मानकर कुक्कू से माफी मांग ली। तो बच्चों, उस दिन अलिफ नगर एक बड़े फसाद से तो बच गया, मगर फाख्ता को उसके बाद सब फितनी कहने लगे। आप सब ने भी ये सबक हासिल कर लिया ना कि फसाद फैलाना अल्लाह को बहुत नापसंद है।